चमेली सिर पर फूलों की टोकरी लेकर घने जंगल से गुजर रही होती है। तभी रास्ते में घोड़े पर सवार एक नकाबपोश मुसाफिर जा रहा था। साहब, फूल ले लो, बहुत सुंदर हैं ये सफेद चमेली की फूल। अरे ये कितनी खूबसूरत लड़की है। आज से पहले तो मैंने इतनी खूबसूरत किसी को नहीं देखा। इसे तो मेरा होना ही होगा। ये फूल छोड़ो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मुझे फूल नहीं बेचना साहब, मुझे जाने दीजिए। चमेली जाने लगती है, तभी नकाबपोश व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घोड़े पर खींचकर घने जंगलों की तरफ तालाब के किनारे ले जाता है। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम फूलों से भी ज्यादा सुंदर हो। तुम मेरी हो जाओ, तुम्हें कभी फूल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, तुम कौन हो? मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। मैं मर जाऊंगी पर तुमको नहीं अपनाऊंगी। चमेली अपना हाथ जबरदस्ती छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। अब तुमको इतना तोड़ दूंगा कि तुमको मेरे पास आना ही होगा। तुमने मुझे ठुकराया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। कायनात गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चमेली भागते हुए घर आती है। अंशिका उसे देखकर परेशान हो जाती है। क्या हुआ दीदी? आप बहुत घबराई हुई लग रही हो। कुछ नहीं बहन, और तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर आराम करो। चमेली घर के बाहर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान व्यक्ति गांव के चौपाल पर आता है। अरे भाई, तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मुखिया जी, मैं पड़ोस के गांव का विनोद हूँ। मैं इसी गांव से गुजर रहा था, तभी मैंने यहाँ फूल बेचने वाली चमेली नाम की लड़की से फूल खरीदे थे। मेरी पत्नी ने वो फूल जैसे ही लगाए, वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या तुम्हारी पत्नी उसकी फूल की वजह से नहीं रही? हाँ, और मैं यही बताने आपको आया हूं कि उसके फूल जहरीले हैं। कोई भी उससे फूल मत खरीदना। मेरी दुनिया उजड़ गई। विनोद आंखों में आंसू लिए रोते हुए चला जाता है। मुखिया और बाकी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। आज के बाद कोई भी उसका फूल नहीं खरीदेगा। अरे ये बेचारा विनोद तो अच्छा है जो इसे कोई सजा नहीं दे रहा है। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है। अगली सुबह चमेली टोकरी लेकर फूल बेचने निकलती है, पर कोई उससे फूल नहीं खरीदता। ये क्या? आज कोई फूल क्यों नहीं खरीद रहा है? चलो, मैं जाकर सीता काकी को देती हूँ। वो तो रोज फूल लेती हैं, आज भी जरूर लेंगी। चमेली सीता काकी के घर जाती है, जहाँ वह बाहर बैठी होती हैं। सीता काकी, आज आपने फूल नहीं लिए? चली जा चमेली, मुझे तुम्हारे फूल नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा फूल जहरीला है। कल तुमने एक बेचारे को फूल दिए और उसकी पत्नी फूल लगाते ही मर गई। चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा फूल अब कोई नहीं खरीदने वाला है। नहीं काकी, ऐसा मत कहो। मैंने किसी को ऐसा कोई जहरीला फूल नहीं दिया है। ये सब झूठ है। सीता काकी घर के अंदर चली जाती हैं। चमेली पूरे गांव में घर घर जाती है, पर कोई फूल नहीं खरीदता। वह परेशान होकर वापस घर आ जाती है। क्या हुआ दीदी? आज आप सारे फूल लेकर वापस आ गई? क्या एक भी फूल नहीं बिका? पता नहीं क्या हो गया है। पूरे गांव में लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि मैं जहरीले फूल बेच रही हूँ। ये तो सरासर झूठ है दीदी। वो तो हम जानते हैं, लेकिन पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। कई दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी चमेली से फूल नहीं खरीदता। दोनों बहनों का बुरा हाल हो जाता है और घर का राशन भी खत्म हो जाता है। दीदी, हमने कल से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम घबराओ मत अंशिका,
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। चमेली वहाँ से निकलकर सीधे अपने प्रेमी साकेत के घर पहुँचती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। साकेत बाहर आता है। क्या हो गया तुम्हें? दरवाजा क्यों पीट रही हो? साकेत, तुम तो जानते हो कि पूरे गांव में पता नहीं क्या हो गया है। कोई मुझसे फूल नहीं खरीद रहा। मेरी बहन भूख से तड़प रही है। तुम मेरी कुछ मदद कर दो। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने सब सुना है। और तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है ना? मुझे एक आदमी ने आकर कहा है कि तुम किसी और से चोरी छिपे मिलती हो और उससे बातें करती हो। इसलिए मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। ये तुम क्या कह रहे हो साकेत? मेरी बात पर यकीन करो। जाओ यहाँ से। साकेत अंदर चला जाता है। वहीं दूर खड़ा नकाबपोश व्यक्ति यह देख रहा होता है। अब तुमको इतना तोड़ दूंगा कि तुमको मेरे पास आना ही होगा। कायनात गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चमेली रोते हुए गांव की तरफ आती है। अब तो मेरा ये फूल बेचने का काम भी नहीं चलने वाला और मेरे प्रेमी साकेत ने भी मुझे मदद करने से साफ इनकार कर दिया। चलो गांव में जाकर किसी से कोई दूसरा काम मांग लेती हूँ। फिर चमेली एक गांव वाले के घर का दरवाजा पीटती है। क्या हो गया? अब यहाँ क्यों आई हो? काका, मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगी। अरे तुम जैसी लड़की को कौन अपने घर में काम देने वाला है, जो पूरे गांव में जहरीले फूल बेचती है और ऊपर से पवित्र प्रेम का ढोंग करती है। चली जाओ यहाँ से। फिर चमेली पूरे गांव में भटक कर मदद मांगती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वह पूरी तरह टूटकर अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी चाची पहले से ही वहाँ बैठी है। आ गई महारानी। मैं कब से यहाँ बैठकर तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ चाची? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? और अंशिका, तुम इतना रो क्यों रही हो? दीदी, चाची ने हमें इस घर से निकाल दिया है। चाची, ये आप क्या कह रही हैं? आपने हमें अपने ही घर से क्यों निकाल दिया? अरे, तुम जैसी लड़की को हम अपने घर में और नहीं रख सकते। तुम्हारे पिता बचपन में ही गुजर गए थे तो तुम्हारी माँ पर तरस खाकर हमने तुम्हें ये सर छुपाने के लिए घर दिया था, हैं? पर पूरे गांव में तुम्हारे इतने सारे कांड फैले हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। इसलिए चुपचाप अपनी बहन को लो और यहाँ से निकल जाओ। नहीं चाची, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। इस हालत में मैं अपनी छोटी बहन को लेकर कहाँ जाऊंगी? पर कमला चमेली और अंशिका को जबरदस्ती बाहर निकाल देती है और घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला बंद करके वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक अंशिका पेट पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। दीदी, मुझे फिर से पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये क्या? पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे पेट में कई बार ये दर्द हो चुका है। मैं कैसी बदनसीब बहन हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। चमेली आंखों में आंसू लिए अपनी बीमार बहन को सहारा देकर वहां से ले जाने लगती है। जैसे ही वे दोनों जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ती हैं, वही नकाबपोश व्यक्ति अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम फिर आ गए? चले जाओ यहाँ से। देखो चमेली, अब तो सबने तुम्हें ठुकरा दिया है। तुम्हारी इस गांव में कोई इज्जत नहीं बची। ना कोई तुमसे फूल खरीदता है, ना ही तुम्हारा वो प्रेमी साकेत तुम्हें अपना रहा है। अब मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं मर जाऊंगी, इस जंगल में भूखी सो जाऊंगी, पर तुम जैसे जालिम इंसान से शादी कभी नहीं करूंगी। सच में तुम्हारी रस्सी जल गई पर बल बिल्कुल भी नहीं गया। इतना घमंड अच्छा नहीं है। दीदी, ये भयानक आदमी कौन है? तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है अंशिका। चलो हम आगे चलते। जैसे ही चमेली अंशिका का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगती है, कायनात झपटकर अंशिका का दूसरा हाथ कसकर पकड़ लेता है। छोड़ो मेरी बहन का हाथ। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने सीधी तरह से तुमसे गुजारिश की पर तुमने मेरी बात नहीं मानी।
अब तुम्हारे इस इनकार की कीमत तुम्हारी इस मासूम बहन को चुकानी पड़ेगी। इतना कहते ही कायनात अपनी जादुई शक्ति से चारों तरफ काला धुआं फैला देता है और अंशिका को लेकर पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ये क्या? मेरी बहन, मेरी अंशिका कहाँ गई? वो उस काले धुएं में कैसे गायब हो गई? नहीं, इसका मतलब वो नकाबपोश व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है, वो कोई दुष्ट जादूगर है। मुझे गांव वालों से मदद मांगनी ही होगी। चमेली पागलों की तरह भागते हुए वापस गांव आती है और एक घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। क्या हो गया? फिर से मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रही हो? क्या मुसीबत है? काका, अनर्थ हो गया। वो नकाबपोश व्यक्ति, वो जादूगर मेरी बहन अंशिका को काले धुएं के साथ उठाकर ले गया। मेरी मदद कीजिए। क्या? वो भला तुम्हारी बहन को क्यों उठाकर ले जाएगा? काका, वो दुष्ट मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। मैंने उसे ठुकरा दिया, इसीलिए उसने मेरी बहन को गायब कर दिया। अरे तुम अपने आप को कोई राजकुमारी समझती हो क्या, जो कोई तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है और तुम्हारी बहन को उठा ले गया? मैं सबसे मदद मांगते मांगते थक गई, पर इस मतलबी गांव में कोई मेरी मदद नहीं करने वाला। मुझे खुद ही अपनी जान पर खेलकर अपनी बहन को ढूंढना होगा। फिर चमेली वहाँ से निकल पड़ती है। वह घने जंगलों में जा रही थी, तभी एक तालाब के किनारे नकाबपोश व्यक्ति अंशिका को पकड़कर खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था। वहाँ मेरी बहन है, मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। चमेली तेजी से दौड़कर उनके नजदीक जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अंशिका उसके चंगुल से छूटने के लिए छटपटा रही होती है। छोड़ दो मुझे मेरी दीदी के पास जाना है। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं छोटी बच्ची? अगर तुम्हारी अड़ियल बहन मेरी बात मान लेती तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। तभी अचानक कायनात की आंखों से एक अजीब और भयानक तेज रोशनी निकलती है। वह रोशनी सीधे अंशिका पर पड़ती है और देखते ही देखते अंशिका का एक सफेद चमेली के फूल में बदल जाती है। नहीं अंशिका, ये तुमने क्या किया? मेरी मासूम बहन को एक फूल में क्यों बदल दिया? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? लौटा दो मेरी बहन को। तुम्हारी बहन तो अब हमेशा के लिए इस फूल में बदल चुकी है चमेली। अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। ठीक है, मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बार बार कहता रहा कि मुझसे शादी कर लो, पर तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सबसे ज्यादा सुंदर दिखने के लिए ऐसे ही खूबसूरत फूलों की आवश्यकता होती है। अगर तुम अपनी बहन को फिर से इंसान बनाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक रहस्यमयी फूल गांव में ले जाना होगा और सभी गांव वालों को बेचकर उस फूल के जरिए उन्हें मुझे लाकर देना होगा। ये तो गलत है, लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करती हूँ और उसे बचाने के लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक तेज रोशनी होती है और कायनात की टोकरी में सफेद, लाल और सुनहरे रंग के फूल आ जाते हैं। अब ये सारे फूल लेकर गांव में जाओ और मेरी इच्छा पूरी करो। तेज रोशनी के साथ कायनात वहाँ से गायब हो जाता है। सामने सफेद चमेली के फूल को देखकर चमेली फूट फूट कर रोने लगती है। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं ये फूल जरूर बेचूंगी और तुम्हें ठीक करूंगी। चमेली अपने दुपट्टे को सिर पर बांधकर एक बड़ा सा घूंघट कर लेती है और टोकरी लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे ये क्या, कितना खूबसूरत फूल है। ये फूल तो मुझे चाहिए। अरे इस फूल से ज्यादा इस फूल वाली को देखो, इसका हाथ पैर कितनी खूबसूरत लग रही है। तभी पीछे से गणेश वहाँ आता है।
अरे आप लोग तो खामखा इस फूल के पीछे पड़ गए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे फूल तो मैं खरीदूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से। हाँ गणेश, तू तो बहुत पैसे वाला है। चल कोई बात नहीं, इसका फूल आज तू ही खरीद ले। गांव वाले हंसकर चले जाते हैं। गणेश आगे बढ़कर चमेली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मैंने सुना है कि तुम्हारे फूल बहुत खूबसूरत हैं। ये फूल मुझे दे दो और तुम्हें जो कीमत चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस यही फूल मुझे रोज लाकर देती रहना। चमेली जैसे ही एक फूल लेकर गणेश के हाथ में रखती है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और गणेश उस फूल के अंदर खींचने लगता है। ये क्या, मैं इस फूल में कैसे समा रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे ये फूल नहीं चाहिए। देखते ही देखते गणेश पूरी तरह से उस फूल में समा जाता है। चमेली की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। मुझे माफ कर दो, पर मैं ये सब अपनी बहन के लिए कर रही हूँ। चमेली वह फूल लेकर वापस जंगल में कायनात को दे देती है। कायनात उस फूल को सूंघने लगता है। अचानक उसकी आंखें और चेहरा और भी खूबसूरत हो जाते हैं। ये क्या, तुम तो और भी खूबसूरत हो गए। हाँ, मैं जितने भी खूबसूरत फूलों की खुशबू सूंघूंगा, मेरी सुंदरता उतनी ही बढ़ती जाएगी। पर उस फूल में इंसान की मौजूदगी होनी चाहिए। अब तुम इसी तरह करती रहो। जब मैं सबसे सुंदर बन जाऊंगा, तब तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। कायनात वहां से चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और गांव से लगातार बहुत सारे लोग गायब होने लगते हैं, जिससे पूरे गांव में खलबली मच जाती है। अरे तुम देख रहे हो, हमारे गांव से लगातार कई सारे लोग गायब हो चुके हैं। वो गणेश भी फूल खरीदने गया था और उसके बाद कभी गांव में नहीं दिखा। और हमारे बगल के शंभूदास भी अपनी पत्नी को रोज फूल खरीद कर देते थे, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ये सब उस घूंघट वाली फूल वाली की वजह से ही तो नहीं हो रहा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो उसे ही पकड़ते हैं, फिर सब सच सामने आ जाएगा। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी तरफ चमेली रोज की तरह घूंघट में जैसे ही फूल लेकर आती है, सब उसे घेर लेते हैं। अपना ये घूंघट हटाओ, मुझे पता है इस घूंघट के पीछे तुमने क्या छुपाया है। क्या इसे सच पता चल गया? गांव वाले मिलकर चमेली का घूंघट हटा देते हैं। उसे देखते ही सब हैरान रह जाते हैं। अच्छा, तो तुम ही हो चमेली जो ये मायावी फूल बेचकर हमारे गांव वालों को गायब कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। चलो इसे हमारी गुरु माँ के पास लेकर चलते हैं। ऐसे मायावी लोगों को हमारी गुरु माँ ही सजा दिलाएंगी। गांव वाले चमेली को पकड़कर गांव की एक बूढ़ी औरत गुरु माँ के पास ले जाते हैं। अम्मा देखिए, ये लड़की हमारे गांव की ही है और ये हमारे गांव के सभी लोगों को रहस्यमयी तरीके से गायब कर रही है। ये जानबूझकर उन्हें गायब नहीं कर रही है। इसके पीछे एक मायावी आदमी का हाथ है। तुम्हें पहले इस लड़की की मदद से ही पूरे गांव वालों को मुक्त कराना होगा। पर ये कैसे करेगी? ये तो खुद ही हमारे गांव वालों को गायब कर रही है। ये जिसकी बातों में आकर ये सब कर रही है, वो एक निष्ठुर इंसान है। वो अंत में पूरे गांव को खत्म करके तुम्हें भी खत्म कर देगा। इसलिए अभी वक्त है, उसका सामना करो और सभी गांव वालों को मुक्त करो। ठीक है, जैसा आप कहेंगी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। इसकी बात पर भरोसा दें। भरोसा करो, इसके अंदर वो शक्ति है जो एक दिव्य इंसान के पास भी नहीं होती। जाओ, और अगर तुमने पूरे गांव वालों को वापस नहीं किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चमेली वहां से निकल पड़ती है और रोते हुए घने जंगलों से होते हुए तालाब के पास पहुंचती है। कायनात वहां पहले से खड़ा था। जल्दी बताओ, आज कौन से फूल में किस गांव वाले को लेकर आई हो? मैं किसी भी गांव वाले को लेकर नहीं आई हूँ। तुम्हें सुंदरता ही चाहिए ना? तुम मेरी सुंदरता ले लो, पर मेरी बहन और उन गांव वालों को छोड़ दो। ठीक है, अगर यही एक तरीका है तो मैं तुम्हें ही ले लेता हूँ और तुम्हारी सुंदरता छीन लेता हूँ। चमेली अपनी बहन अंशिका के फूल के पास जाकर बैठ जाती है
और उसे सीने से लगा लेती है। चमेली के आंसू जैसे ही उस फूल पर गिरते हैं, अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। फूलों का जादू टूट जाता है और नकाबपोश व्यक्ति का नकाब हवा में उड़ जाता है। सामने एक बेहद ही बदसूरत इंसान आ जाता है। ये क्या हो गया? मेरा जादू कैसे टूट सकता है? और मैं फिर से ऐसा बदसूरत कैसे हो गया? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है। पर तुम तो अभी इतने खूबसूरत थे, फिर तुम अचानक इतने बदसूरत कैसे हो गए? ये कैसा जादू था? मैं समझ गया, ये कैसा जादू था। ये तुम्हारी और तुम्हारी बहन के सच्चे प्रेम का जादू था। तुम दोनों के पवित्र प्रेम के संगम ने मेरा काला जादू तोड़ दिया। मैं सब कुछ हार गया। इतना कुछ करने के बाद भी मैं हार गया। कुछ तो बात है जो तुम्हारे अंदर छुपा है। तुम्हारे चेहरे पर एक गहरा दर्द दिख रहा है। अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं एक राजा हूँ, रहस्यमयी फूलों की नगरी का, और मैं बचपन से ही बहुत बदसूरत था। सुबह का वक्त है। चारों तरफ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इस सुंदर नगरी के राजा कायनात अपने महल के बगीचे में एक बेहद खूबसूरत लड़की सुरभि के साथ बैठे हैं। सुरभि, बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। हाँ, क्यों नहीं कायनात? हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तुम इस राज्य के राजा हो और मेरे बचपन के दोस्त भी, तो हम शादी तो करेंगे ही। वे दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी दूर झाड़ियों के पीछे छुपा मयंक नाम का एक व्यक्ति यह सब देख रहा होता है। इस बदसूरत राजा को इतनी खूबसूरत राजकुमारी कभी नहीं मिलनी चाहिए। इस राजा ने मुझे भरे दरबार में सजा दी थी ना, अब देखो कैसे मैं इससे इसकी प्रेमिका छीनता हूँ। मयंक मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सुरभि बगीचे में अकेली बैठी होती है। तभी मयंक उसके सामने आकर बैठ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ इस तरह कैसे आए? मैं पड़ोस के राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हारी खूबसूरती के बहुत चर्चे सुने थे, इसीलिए सोचा कि खुद आकर तुमसे मिल लूं। अच्छा, तो तुम भी एक राजकुमार हो। हम पहली बार मिल रहे हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना है कि तुम इस राज्य के राजा से शादी करने वाली हो। हाँ, मेरे पिताजी ने ये रिश्ता तय किया है, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। अरे, वो राजा तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। तुम जैसी फूलों जैसी सुंदर लड़की उस जैसे बदसूरत राजा से कैसे शादी कर सकती है? देखो, तुम पराए मर्द हो, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे होने वाले पति हैं। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उस बदसूरत इंसान को कभी नहीं अपनाता। मयंक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुरभि अकेले में सोचने लगती है। इस अनजान राजकुमार ने मेरे होने वाले पति को देखा भी नहीं, फिर भी उनके बारे में इतना बुरा कहा। अगर शादी के बाद पूरे राज्य के लोग मेरे पीठ पीछे यही बातें कहेंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे अपने इस फैसले पर दोबारा सोचना होगा। जैसे जैसे वक्त बीतता है, मयंक रोज सुरभि से मिलता है और उसके मन में राजा के लिए गलत फहमियां भरने लगता है। सुरभि राजा कायनात से दूर होने लगती है और मयंक के जाल में फंस जाती है। एक दिन सुरभि जंगल में मयंक से मिलती है। मयंक, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मैं उस बदसूरत राजा से शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मुझ जैसी लड़की के साथ तुम जैसा ही राजकुमार होना चाहिए। ये हुई ना बात। अब हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक राजा कायनात वहाँ आ जाते हैं। ये क्या सुरभि, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम यहाँ इस गैर मर्द के साथ खड़ी होकर बातें कर रही हो। ये कोई गैर इंसान नहीं है कायनात, ये पड़ोस के राज्य के राजकुमार हैं और मैं इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। नहीं सुरभि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझसे ऐसा धोखा नहीं कर सकती।
क्यों ना करूं? मैं इतनी खूबसूरत लड़की हूँ और मैं आप जैसे बदसूरत इंसान के साथ अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकती। तुम दोनों ने मेरे चेहरे का और मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाया है। तुम दोनों इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ। आज के बाद तुम दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहते ही राजा कायनात की आंखों से एक तेज जादुई रोशनी निकलती है और सुरभि और मयंक दोनों देखते ही देखते फूल के रूप में बदल जाते हैं। यही तुम दोनों की दुष्टता की सजा है। फिर कायनात अपने महल में वापस आ जाता है और शीशे में अपना चेहरा देखने लगता है। सुरभि ने मेरी बदसूरती को लेकर मेरा अपमान किया। अब मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बनना है, चाहे जो हो जाए। पर मैं ये कैसे करूं? मुझे पता है कि इस काम में मेरी मदद कौन कर सकता है। फिर कायनात अपने महल के गुप्त तहखाने में जाता है, जहाँ एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति खड़ी रहती है। गुरुदेव, मुझे आपकी मदद चाहिए। इतने दिनों तक आपने कहा था कि मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मैं आपसे एक वरदान मांग सकता हूँ। आज मैं आपसे वही वरदान मांगता हूँ। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बनना चाहता हूँ। तभी उस पत्थर की मूर्ति से एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है। अगर तुम्हें खूबसूरत होना है तो तुम्हें एक ऐसा जादुई फूल तैयार करना होगा जिसमें एक जीते जागते इंसान की मौजूदगी हो। तुम जितने ज्यादा उस फूल की खुशबू सूंघोगे उतने ही खूबसूरत होते चले जाओगे। तब से मैंने ये रास्ता अपनाया था। मैं इंसानों को फूल बनाकर उनकी खुशबू सूंघता था और मैं खूबसूरत होता चला गया। तुम बदसूरत नहीं हो, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। उस सुरभि ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, बल्कि सिर्फ तुम्हारे चेहरे को देखा। ये उसकी गलती थी। लेकिन तुम इस रूप में भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारा दिल अच्छा है। बस सुंदर होने की चाहत ने तुम्हें काली शक्तियों की मदद लेने पर मजबूर कर दिया था। कायनात दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी चमेली उसे पीछे से आवाज देती है। रुक जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये क्या कह रही हो चमेली? जब मैं खूबसूरत था और तुमसे बार बार शादी करने के लिए कहता था, तब तुमने साफ इनकार कर दिया था। और अब जब मैं बदसूरत हो गया हूँ तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? उस वक्त जो मेरे सामने खड़ा था वो एक घमंडी और जालिम इंसान था। लेकिन अब जो मेरे सामने है वो दिल से नेक और साफ है। मुझे तुम्हारा ये रूप और तुम्हारा सच्चा दिल पसंद है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पवित्र दिल की लड़की मिली है। इतना कहते ही चारों तरफ एक तेज सुनहरी रोशनी फैलती है। कायनात, चमेली और अंशिका तीनों उस रोशनी के साथ हमेशा के लिए फूलों की एक जादुई और बेहद खूबसूरत दुनिया में आ जाते हैं और फिर तीनों हंसते खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।